जय हिंद प्यारे बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम and it is E due to uniformly linear charge. There is a linear charge connector, and due to that we have to discuss the electric field intensity. Suppose this is a long straight wire, its length is infinite and it is uniformly charged. Its charge is distributed over the entire length of this wire. इसका चार्ज इसके पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द entire length of this wire. Suppose you want to determine the electric field intensity at a particular point. तो बच्चों जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, वहाँ पर एक छोटी सी एरिया लीजिए, दैट एरिया इज ds. एरिया की डायरेक्शन बनाइए, एरिया की डायरेक्शन उस पर ड्रा किया गया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाइए E. इस छोटी सी एरिया को इनलार्ज करिए, इस छोटी सी एरिया को इनलार्ज करिए, इतना इनलार्ज करिए कि पूरा कंडक्टर को भर दीजिए, इतनी इनलार्ज करिए इस एरिया को कि पूरा कंडक्टर। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, वहाँ पर उस पॉइंट का नाम P. टेक द पॉइंट P पर एक छोटी सी एरिया लीजिए, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस, और इस एरिया की डायरेक्शन इस पर ड्रा किया गया नाम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P। इस एलिमेंट्री एरिया को इनलार्ज करिए, इतना इनलार्ज करिए कि पूरा कंडक्टर ढक जाए। इस एलिमेंट्री एरिया को इनलार्ज करिए और पूरा कंडक्टर ढक जाए, दैट एरिया इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। पूरा कंडक्टर नहीं ढक पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसकी लेंथ कितनी इनफाइनाइट, इस पर चार्ज कितना इनफाइनाइट, लेकिन जितना आपने इनक्लोज किया है विद हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस से जो इनक्लोज किया है उसकी लेंथ कितनी है L, उसमें चार्ज इनक्लोज क्या है। अब ये ट्यूबलाइट के लाइट की तरह चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। देख लीजिए कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द सरफेस विल बी कॉल्ड एज फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द सरफेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर EDS के बीच का एंगल देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको लगता है E और DS के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया DS और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इधर E और DS की डायरेक्शन L बाहर की तरफ, तो 90 डिग्री। E और DS के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। E और DS के बीच का एंगल 90 डिग्री, इट मींस इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लेन पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा। No electric flux from the plane part, no lines will be there. यहाँ पर भी अगर आपको लगता है plane part से, take the elementary area, that elementary area is ds और ds की डायरेक्शन n। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी बेटा E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन नॉट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द प्लेन फ्लक्स। Then for this electric field from Gauss's theorem, closed surface integral E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught sigma I। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos 0, E और ds के बीच का एंगल 1 upon epsilon naught, कितना चार्ज इनक्लोज किया है
ई बाहर कर लीजिए, क्लोज सबसे नियर ds इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर ds थोड़ी सी एरिया इंटीग्रेट किया, पूरी एरिया की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r l इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू यू विल गेट q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Q upon L is called a linear charge density. You can write it lambda upon Q upon L lambda 2 pi epsilon naught r. So this is the electric field intensity due to this long straight wire. From this you can get E proportional to 1 upon r. You are getting E proportional to 1 upon r. E इधर है और r इधर है बेटा। E proportional to 1 upon r. In the case of long straight wire, electric field intensity depends upon the distance. R बढ़ता जाएगा, E घटता जाएगा. E due to linear charge connector. It is E due to linear charge connector. E proportional to 1 upon r. It is the third application of Gauss's theorem to determine electric field intensity due to long straight wire. Now we are going to discuss application number 4. बच्चों, we are going to discuss fourth application. Fourth application, E due to thick uniformly charged plane sheet E due to thick uniformly charged plane sheet. बेटा थिक है, अगर ये मान लो ये थिक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, it is having finite thickness. ये thick finite thickness की यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। तो इसका ये वाला साइड x, ये वाला साइड y, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ भी प्लस सिग्मा, और बेटा चार्ज सरफेस पर फैल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं पॉइंट P1 पर, पॉइंट P2 पर और पॉइंट P3 पर, पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, P2 पर चाहते हैं, P3 पर, x के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू x बाहर की तरफ, इसी x की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ, इसी x की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ, y के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर Ey बाहर की तरफ, इसी y की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर Ey बाहर की तरफ, और यहाँ पर भी बाहर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, बाहर होगी बाहर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड it will be outward. So under electric field intensity E inside at P1, E at P1 is equal to Ex minus Ey, Ex minus Ey sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught is equal to what? G. Under electric field at P2, if you want, E at P2 is equal to Ex plus Ey. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एट P3 अगर आप देखते हो बेटा, E at P3 Ex प्लस Ey सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, बाहर हो, बाहर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, बाहर हो, बाहर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो ये किसी भी कंडक्टर के लिए जो फाइनाइट थिकनेस का है, जो चार्ज लिया है, चार्ज इसके सरफेस पर फैला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर नहीं होती है, बाहर होती है, बाहर की तरफ। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करें बेटा, तो E ड्यू टू चार्ज कंडक्टर E ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। अगर एक चार्ज कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, तो एक चार्ज कंडक्टर है और इसका चार्ज इसकी सरफेस में पड़ा, कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर अंदर तो चार्ज होता नहीं, जो होगा वो सरफेस पर होगा। और इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जस्ट आउटसाइड। तो जहां पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, वहां पर एक थोड़ी सी एरिया ले, उस पॉइंट पे देखो, पॉइंट का नाम बी है, वहां पर थोड़ी सी एरिया ले लो, BS की डायरेक्शन बनाओ, तो इस प्रकार के एरिया बनाओ। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की डायरेक्शन बनाओ, इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन, और इस DS को इनलार्ज, इतना इनलार्ज करो पूरा कंडक्टर ढक लो। अगर पूरा नहीं ढक सकते तो उसके कुछ पोर्शन को ढको, और जिस चीज से ढके हो यही गॉसियन सरफेस। जितने पोर्शन को ढके हो इट इज गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर भी आ जाओगे, क्योंकि फील्ड लाइंस तो बाहर जाएंगे, तो अंदर डॉटेड लाइन से आना, क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट। और यहाँ पर एक बॉक्स इंसर्ट कर लेना, इट इज कॉल्ड फील्ड बॉक्स। जितने पोर्शन को ढके हो बेटा, उसमें चार्ज कितना है? जितने पोर्शन, पूरे कंडक्टर पर कितना चार्ज लो बेटा, जितने पोर्शन को ढके हो वहां पर चार्ज की हो, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और ये पॉइंट का नाम जस्ट आउटसाइड। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम is also called as Gaussian law. From Gaussian theorem, closed surface integral E dot ds 1 upon epsilon naught sigma E, closed surface integral E का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड cos 0 इक्वल टू 1 upon epsilon naught। कितना चार्ज इग्नोर किया, ये बाहर निकालो, क्लोज सर्फेस इंटीग्रल ds q upon epsilon। ds थोड़ी सी एरिया है, इंटीग्रेट करो पूरा एरिया s, तो E इक्वल टू E इंटू s इक्वल q upon epsilon, implies that E equal to q upon epsilon naught s। E is equal to q upon epsilon naught s। Charge upon area is called sigma upon epsilon। This is the electrical intensity due to infinite density। This is the electrical intensity due to charge conductor। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी कंडक्टर, अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसके ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा कोई भी कंडक्टर है, अगर वो चार्ज कंडक्टर है तो इसके बाहर
जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, कोई भी शेप का हो, प्लेन हो या किसी भी शेप में हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इट इज एप्लीकेशन नंबर 5। बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। Application number 6. Coulomb's law. From Gauss's theorem. बच्चों Coulomb's law and Gauss's law both are complementary of each other. If one is true, then other can be proved. If we are talking about the Coulomb's law from Gauss's theorem, suppose there are two charges. It is first charge, it is Q1, it is at O, and it is next charge, it is Q2, it is at P. If they are separated as R, then what will happen? According to Gauss, पहला चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, पहला चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, पहला चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरा उसके रेंज में आएगा, दूसरा भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, पहला उसके रेंज में आएगा। Both will create the electric field around them, and other will come in the range of each other. And due to that there will be electric force on one charge. पहला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, दूसरा उसके रेंज में आता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, पहला उसके रेंज में आता है, दोनों एक दूसरे के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, दोनों एक दूसरे के रेंज में आएंगे, इसलिए एक के कारण दूसरे को फोर्स लगेगा। सपोज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इन द पोजीशन ऑफ सेकंड चार्ज एट डिस्टेंस r, सपोज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट डिस्टेंस r इन द पोजीशन ऑफ सेकंड चार्ज, किसी पॉइंट P पर एक छोटी सी एरिया लिया है ds, ds की डायरेक्शन क्या है n, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, और इस एरिया को इनलार्ज करो, इस एरिया को बेटा इनलार्ज करो, और इतना इनलार्ज करो कि पहला चार्ज ढक जाए। इस एरिया को इनलार्ज करो कि पहला चार्ज ढक जाए। इस इनलार्ज एरिया को हम क्या कहेंगे? Then from Gauss's theorem, closed circle theorem, from Gauss's theorem, पहले चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ड्यू टू फर्स्ट चार्ज दूसरे की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1, तो पहले E1 निकाल। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम फॉर E1, पहला चार्ज में वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा E1, फॉर E1 क्लोज सर्किल थ्योरम E1 डॉट ds इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught सिग्मा i। तो क्लोज सर्किल थ्योरम E1 का मैग्नीट्यूड and ds का मैग्नीट्यूड, ds की डायरेक्शन n से रिप्रेजेंटेड है, E और ds के बीच का एंगल बेटा cos 0 इसको 1 upon epsilon naught। इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आपने इनक्लोज किया? Then you are getting E1 बाहर निकाल लीजिए, क्लोज सर्फेस ds 1 upon epsilon naught, E1 बाहर निकल गया, ds थोड़ी सी एरिया बेटा इंटीग्रेट करिए पूरी एरिया 4 pi r स्क्वायर 1 upon epsilon naught। E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon r स्क्वायर।
It is electric field due to first charge in the position of second charge. Hence, force on Q2 F equal to Q2 multiply Q1, F equal to Q2 multipलाई Q1 की वैल्यू आपने निकाला बेटा, पहला चार्ज वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, F equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. If two charges Q1 and Q, they are separated at distance r, then first will create the electric field, second will be in the effect of that, and vice versa. पहला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरा उसके रेंज में आएगा, दूसरा भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, पहला उसके रेंज में आएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, दोनों एक दूसरे के रेंज में आएंगे, इसीलिए एक के कारण दूसरे पर फोर्स लगेगा. And from Gaussian law you determine E and apply E for force between the two charges. This is called as force between point charges, Coulomb's law. So from Gauss's theorem you can prove Coulomb's law. Now we are going to discuss seventh application. E due to uniformly charged spherical conductor, solid or hollow, ये सॉलिड भी हो सकता है और hollow conductor. E due to uniformly charged solid or hollow. E due to uniformly charged spherical solid or hollow conductor. We are going to discuss E due to uniformly charged solid or hollow spherical conductor. It is application number 7. We are going to discuss E due to uniformly charged solid or hollow conductor. तो बच्चों इसके लिए देखो ये स्फेरिकल कंडक्टर, इट इज स्फेरिकल कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल, ये स्फेरिकल कंडक्टर और इसका चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. चार्ज दिया, चार्ज इसके सरफेस पर फैल जाएगा, चार्ज इसके सरफेस पर फैल पूरा सरफेस. और बेटा आप जानते हैं कंडक्टर है चार्ज अंदर नहीं होगा सरफेस पर. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ फैलेगी. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ फैलेगी. और बेटा आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. आप जानते हैं कि ये लाइंस बाहर जा रही हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अंदर बढ़ाने पर दे विल सीम्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम सेंटर बिकॉज दे विल बी रेडियल. किसी भी स्फीयर के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन दे आर रेडियल, दे विल बी रेडियल एंड इट इज सेंटर, रेडियस इज r. ये इलेक्ट्रिक लाइंस आपको चारों तरफ, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. कहाँ पर निकालना है? सपोज E और V दोनों डिस्कस कर लिया जाए, E एंड V बोथ.
E and B, E and B ड्यू टू तो E and B दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। E वेक्टर क्वांटिटी, B स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बेटा अगर आप सरफेस को निकालना चाहते हैं ऑन द सरफेस, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां पर एक पॉइंट, वहां पर एक छोटी सी एरिया की डायरेक्शन n, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, और E और ds के बीच का एंगल 0, और ये जस्ट आउटसाइड है। तो नंबर 1 ऑन सरफेस या एट P ये जस्ट आउटसाइड है, ऑन द सरफेस पे या जस्ट आउटसाइड सरफेस, दोनों कर सकते हैं, ऑन द सरफेस या जस्ट आउटसाइड सरफेस। तो फ्रॉम गॉसियन लॉ closed surface integral E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught sigma I. Closed surface integral E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught sigma I. आ जाएगा बेटा closed surface integral E ds cos 0, E का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड, E और ds के बीच का एंगल 0, 1 upon epsilon naught। कितना चार्ज इनक्लोज किया? पूरा चार्ज किया। एक गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड लीजिए तो पूरा चार्ज इनक्लोज्ड है। E बाहर निकाल लीजिए बेटा, E एंड क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds 1 q upon epsilon naught। E तो E है, ds थोड़ी सी एरिया है, इंटीग्रेट करिए पूरी एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर 1 upon epsilon naught। E वर गेटिंग 1 upon 4 पाई epsilon naught q upon r square। It is electric field intensity at P on the surface, and beta at P1 outside the surface, outside the surface. From Gaussian law, closed surface integral E1 dot ds is equal to 1 upon epsilon naught sigma I q। बच्चों आउटसाइड जा रहा है और सपोज करिए किसी पॉइंट P1 पर आप गए, जहां गए वहां पर थोड़ी सी एरिया ds, एरिया की डायरेक्शन क्या होगा n, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E1, और इसको इनलार्ज के लिए, इतना इनलार्ज के लिए पूरा कंडक्टर देते हैं। इतना इनलार्ज के लिए पूरा कंडक्टर देते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालना है वहां पर एक पॉइंट, वहां पर थोड़ी सी एरिया, एरिया की वैल्यू ds, ds की डायरेक्शन n, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये डिस्टेंस की वैल्यू r, यहाँ डिस्टेंस r सेंटर से। From this value of the electric field on the surface and outside the surface at P1, E1 को बाहर निकाल लीजिए तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E1 ds cos 0 1 upon epsilon naught। कितना चार्ज इनक्लोज है बेटा? Q चार्ज इज इनक्लोज्ड इनसाइड। E1 को बाहर निकाल लीजिए, ds थोड़ी सी एरिया, इंटीग्रेट करिए पूरा एरिया, तो क्या मिलेगा 4 पाई r1 स्क्वायर 1 upon epsilon naught। E1 यू करेंगे 1 upon
4 pi epsilon naught q upon r1 square. On the surface, outside the surface. On the surface, outside the surface, you are getting the electric field. And we are discussing electric field intensity on the surface and outside the surface. We are discussing the electric field intensity on the surface and outside the surface. We have got electric field intensity. So here on the surface, E equal to this, outside the surface. तो बेटा इस दोनों फॉर्मूले को देख ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस दोनों फॉर्मूले को देख ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर और बाहर ड्यू टू दिस चार्ज इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, और ऐसा लगता है कि ये चार्ज जो सरफेस पर है, द चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस, अंदर कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टर अंदर चार्ज नहीं होगा, चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस बट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सरफेस, चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस बट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेंटर। फॉर्मूले को देख के लगता है कि चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस बट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सरफेस। इट इज एट P1, एट P2 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2 if you want, at P2 means inside, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बेटा, वहाँ पर एक पॉइंट P2, वहाँ पर एक थोड़ी सी एरिया ds की डायरेक्शन L, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस छोटी सी एरिया को इनलार्ज करिए और कवर कर लीजिए, ये रेडियस आ, तो देन यू आर गेटिंग फ्रॉम गॉसेस थ्योरम ए इनसाइड, तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम closed surface integral E2 dot ds is equal to 1 upon epsilon naught sigma iq, and beta you will get E2 dot ds, E2 को वैल्यू 0 क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E2 dot ds is equal to no charge enclosed, अंदर कोई चार्ज इंक्लूड implies that E2 equal to what? No electric field intensity inside the conductor. It is third. So we are discussing for E. It is case 1 for E. For E, we are talking about electric field intensity. For E. E के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. It is case 1. For V. For V. चलो V के लिए सोचो, चार्ज फ्रॉम दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस फॉर्मूले से करता है, चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस बट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेंटर। फॉर V, चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस बट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पर अगर इस सेंटर से इफेक्टिव है तो P पर पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल B is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r। डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेंटर। चार्ज है तो सरफेस लेकिन इफेक्टिव है सेंटर से। एट P1 अगर आप बाहर जाते हैं, एट इट इज एट P, एट P1 आउटसाइड, तो ये सपोज करते हुए कि चार्ज इज रियली ऑन द सरफेस but effective from the center, you can get potential V1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r। At P2, अगर आप P2 पर गए अंदर
इनसाइड। तो बेटा आप जानते हैं डिस्टेंस ई इक्वल टू क्या होता है माइनस dv अपॉन dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ इनसाइड ई की वैल्यू 0 होती है बेटा dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx की वैल्यू अगर 0 है ये इंप्लाइज करेगा v इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन अंदर बेटा किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वैल्यू सेम होती है जो सरफेस पोटेंशियल